बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान यूनुस पाठ हाज़िर खिदमत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर कानूनदान मलिक परवेज़ साहब भी मौजूद हैं। आज हमारा टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे, एक रोज़ कबल फैसलाबाद में पेश आने वाला वाक़या है जिसमें मुलज़म दानिश शेख को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है। इसमें और भी बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं। दूसरा, शहबाज गिल केस पर भी हम बात करेंगे कि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसको जाली करार दे दिया गया है। तीसरा, एक शहरी अपने बीवी बच्चों समेत कराची में गिरने से लापता हो गए हैं, उनकी लाशें नहीं मिल सकीं, अफसोसनाक वाक़या है। आज सबसे पहले हम अपने साथ स्टूडियो में मौजूद मलिक परवेज़ साहब से पूछते हैं कि जो फैसलाबाद में आने वाला इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, आप इस पर क्या कहते हैं कि एक मुलज़म जिसने तशद्दुद भी साबित हो गया, जिस पर यह भी कि उसने बाल भी काटे तालबा के, और उसमें आज तरह तरह के जो चीज़ें हैं वो ट्वीट्स की सूरत में, सोशल मीडिया की सूरत में सामने आ रही हैं कि लड़की का एक वीडियो बयान जारी किया गया है कि उसका कहना है कि मैं गलती पर थी, दानिश शेख जो है वो कसूरवार नहीं है। क्या ये बयान दबाव में लाकर दिलवाया गया है? सुनने में ही आया है कि दानिश शेख बहुत बड़ा कारोबारी आदमी है। दानिश शेख के घर पर तरह तरह के लोगों का आना जाना था, वहाँ पार्टियां भी होती थी, और पुलिस के पास जब तालबा की FIR का अंदराज किया गया जिस पर तशद्दुद हुआ था, जिसके बाल काटे गए थे, जिसे वो शादी के लिए ज़बरदस्ती आमादा कर रहा था, तो सारे वाक़या के बाद जब पुलिस ने कार्रवाई की तो उन्होंने मुलज़म को असला समेत, गाड़ी समेत ना सिर्फ गिरफ्तार किया, आज 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भी उसे अदालत से तफ्तीश के लिए ले गए हैं। तो मलिक परवेज़ साहब बताइए, कानून क्या कहता है इस बारे में? ये जो चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, आपका क्या कहना है? यूनुस भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। जहाँ तक बात है फैसलाबाद के वाक़ये की, तो इस मुल्क में ये वाक़यात बड़े तसलसल से हो रहे हैं, और इस तरह के वाक़यात होने की असल वजह हमारे अदालती सिस्टम और हमारा नाकाम प्रोसिक्यूशन सिस्टम है। जो हमारा पुलिस की जो तफ्तीश है और फिर उसमें जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से ये मुकदमात जो है बिल आखिर जो मुद्दई पार्टी होती है वो बेचारी बैक कर जाती है और उनको सुलह करनी पड़ती है। आप देखें कि जिस तरीके से दानिश शेख साहब का जो लाइफस्टाइल आप देख रहे हैं कल का जनाब सोशल मीडिया के ऊपर या टीवी चैनल्स पे, मुझे बताएं कि एक आम स्टूडेंट जिसको घर से उठा लिया जाता है भाई समेत और उसको जबरदस्ती उससे कहा जाता है कि मेरे साथ शादी करें, वो इतने बड़े बिजनेसमैन का मुकाबला कैसे कर सकती है? आम आदमी तो हमारा थाने में नहीं जा सकता भाई, सही, पुलिस तक अप्रोच नहीं है। यहाँ आप देखें, एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूंगा। आज हमारी हालत यह है कि एक छोटे भाई को अगर बाहर एक पाव मुर्गी का गोश्त लेने भेजते हैं ना, तो बड़ा उसको कहता है कि भाईजान फलां के पास जाना और मेरा बताना। बिल्कुल सही। अब एक पाव गोश्त भी यहाँ सिफारिश पे लिया जाता है, तो थाने में कैसे गरीब आदमी जा सकता है? यहाँ जब एक गरीब आदमी जाता है तो अमीर को पहले फोन कर दिया जाता है, बिल्कुल सही, कि सर आपके खिलाफ एक दरखास्त आई है, क्या करना है इसका? फिर गरीब और अमीर का फर्क वहां पे पैसे की बुनियाद पे, वहां कानून और आइन की बुनियाद पे फैसले नहीं होते। वहां फिर आपने देखा नहीं, कल गिरफ्तार हुआ बंदा, शाम को आपने सुना कि उसकी बेल हो गई। पूरा मुल्क एक अजीब सी कश्मकश का शिकार है। कितना जुल्म हो गया फैसलाबाद जैसे सिटी में, चौथा मेन शहर है, और हालत यह है कि शाम को उसकी बेल हो जाती है। जब फिर अवाम और मीडिया, खासकर मैं मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दाद देता हूं कि उन्होंने इस गरीब की दाद रसी की, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो कि बाद में उसको दोबारा गिरफ्तार करके 5 रोज़ा रिमांड पे भेज दिया गया। लेकिन मुझे इससे कुछ भी निकलता नजर नहीं आएगा। आप पहले कई केसेस देख चुके हैं कि एट दी एंड यही होगा कि ऐसे ताकतवर मुल्जिम को इस मुल्क में कभी सजा नहीं हुई। मलिक साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि कभी सजा नहीं हुई, अब क्या होना चाहिए आपके ख्याल में, जब अदालत में सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, जो वीडियो बयान जारी किया गया पहले दिन, या जो चीज़ें उसके मोबाइल से मिली हैं, जिस तरह उसने उसके बाल काटने के बाद तशद्दुद की तस्वीर जो है वो अपलोड की हैं, और वो उस
साइबर क्राइम का केस भी बन जाता है। खैर सारी चीज़ें साथ साथ जो है वो कानून मौजूद है। तो इस दौरान जब मुलज़म जो है वो दबाव डालकर किसी भी मुद्दई पार्टी को सुलह के लिए मजबूर कर देता है, तो इस तरह के वाक़यात तो स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है ऐसे मुलज़म को सज़ा दिलवाने के लिए। तो इस केस में क्या रियासत किरदार अदा कर सकती है कि अगर मुद्दइया इसके लिए मज़ीद अपने मुकदमे की पैरवी नहीं करती? ये तो सबको पता चल गया है। ये सोशल मीडिया पर जिस तरह उसकी बार बार आपने देखा होगा कि जुल्म की कहानी सामने आई, फैसलाबाद पुलिस को फौरी जो है कार्रवाई करना पड़ी। उन्होंने तमाम तर हालात के बावजूद, चाहे मुलज़म ने बेल कराई किसी दूसरे मुकदमे में या जिस तरह भी, उन्होंने एक मुलज़म को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश किया। तो कल हमारी सीपीओ साहब से इस हवाले से बात हुई थी, तो सीपीओ साहब ने यहाँ रिकॉर्ड आकर बताया कि मुलज़म को हमने गिरफ्तार कर लिया है। मुलज़म के घर से बहुत सा ऐसा सामान भी मिला है जो ऐशो इशरत में इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा गाड़ी भी उसकी बरामद की गई है। खैर उनके कहने का मकसद ये था कि हमने जब उनसे पूछा कि मुलज़म क्या कहता है इस सारे वकूए के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मुलज़म तो हमेशा अपने काम से डिनाई करता है, लेकिन वाक़याती शहादतें जो हैं वो उसे मुलज़म करार देती हैं। तो अब आप ये बताइए कि रियासत इस तरह के मुकदमात में क्या कर सकती है? अब प्रोसिक्यूटर जो है वो क्या करेंगे? देखें, बदकिस्मती है यूनुस भाई के इस मुल्क में जिसको आप रियासत कहते हैं ना जनाब, उसका वजूद कहीं नजर नहीं आता। सही। कशमकश लगी है पिछले 4 माह से। कोई हुकूमत में आ रहा है, कोई जा रहा है। सैलाब से आधा पंजाब बह गया है, बलूचिस्तान बह गया है, सैकड़ों क्या हजारों। एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि यहां तौसा शरीफ के अंदर 200 देहात बह गए हैं जनाब। खामोशी है। प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए या चीफ मिनिस्टर साहब चले गए। रियासत जब वजूद रखती है ना मेरे भाई, मैं कहता हूं ऐसे मुकदमात में स्पेशल कोर्ट्स में चलाए जाएं। इनके लिए ऐसी अदालतें, ये जो इस तरह के तज़हीक वाले और जिसमें इंसानियत की तजलील होती है, ऐसे केसेस लोकल कोर्ट्स में तो आपको पता है कि केस होते हैं और फिर चलते 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 आधे गवाह कत्ल हो जाते हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा मलिक साहब, आपने देखा होगा कि हर अदारे की, जो प्राइवेट खास तौर पे अदारे हैं, कोई ना कोई उनकी यूनियंस जो है वो बनाई जाती हैं, बनी हुई हैं ऑलरेडी कई महकमों में भी जो काम कर रहे हैं। तो क्या लायर फोरम के जी प्लेटफार्म से इस तरह के वाक़यात को उठाया जा सकता है? लायर फोरम की भी जिम्मेदारी है कि वो अदलिया को झंझोड़े, वो हुकूमत को झंझोड़े कि इसमें मुलव्वस मुल्ज़मान जो है उनको सज़ा दी जाए। जिस तरह बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात हैं, वो रियासत की बात की आपने कि रियासत कहाँ खड़ी है, तो इस मुकदमे के हवाले से लायर्स फोरम को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और अदलिया पर दबाव डालना चाहिए कि वो मुलज़म को हर सूरत मुद्दइया की जानब से सुलह होने के बावजूद सजा दे, क्योंकि वाक़याती शहादतों में तो जुल्म साबित हुआ है। वाक़याती शहादतें तो ये बताती हैं कि एक ऑफेंस हुआ है। तो इस बारे में ज़रा रोशनी डालिए कि हमारे नाज़रीन को बताइए कि जब इस तरह के वाक़यात पेश आ जाते हैं तो फिर अदारों की क्या जिम्मेदारी जो है वो बनती है और अदारों को क्या करना चाहिए? देखें यूनुस भाई, एक वाकया कुछ अरसा पहले हुआ था यहाँ कसूर में जनाब। बच्ची के साथ ज्यादतियों वाला वो बंदा जो गिरफ्तार हुआ, जब स्टेट एक्टिव हुई जनाब, चंद दिनों के अंदर बंदा गिरफ्तार हुआ। उस बंदे की जो हियरिंग थी केस की, वो आपके कोट लखपत जेल के अंदर होती रही और 2 या 3 माह के बाद उसको सजाए मौत हो गई और उसकी एग्जीक्यूशन कर दी गई। बिल्कुल सही। बहुत अरसा पहले हमारे मियाँ वाली में हमारे बुजुर्ग बताते हैं, मुझे तो मैंने नहीं सुना, कि एक बंदे को सरेआम सजाए मौत दी गई। सही। और कई साल तक जराइम ऐसे कि जैसे झाग बैठ जाती है, बैठ गए, ना होने के बराबर। सही। देखें, यहां सजाएं नहीं हैं। एक बंदा, मैं आपको मिसाल देता हूं, फैसलाबाद में मियाँ वाली में बखर में मर्डर करता है, उससे ऊपर FIR होती है, दोनों तरफ से वकील पेश होते हैं, सेशन जज उसको सजाए मौत दे देता है, हाई कोर्ट से आके वो बरी हो जाता है। सही। मुझे मुझे बताएं कि या तो वो सेशन जज नालायक है, सही, जिसने उसको सजाए मौत दी, वो इस काबिल ही नहीं है, या फिर जिस अदालत ने उसे छोड़ा भाई, उसके बाद क्या अदालत ये डायरेक्शन देती है कि भाई पुलिस को कि ये तो बेगुनाह है जनाब, असल कातिल को ले आए? सही। बिल्कुल नहीं देती। ना असल कातिल, केस खत्म हो जाते हैं, फिर क्या होता है, लोग आपस में लड़ते हैं, कत्ल होते हैं। देखें,
मुजरिम तक पहुंचने के लिए पुलिस को और अदालती सिस्टम को, दोनों को वकील के साथ मिलके ये तीनों पिलर्स जो हैं इनको प्रॉपर रोल अदा करना होगा तो मुजरिम को सजा होगी, अदरवाइज नहीं होती। कभी किसी सेशन से पूछा गया है कि भाई आपने इस बंदे को सजाए मौत दी थी, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है, क्यों दी थी? ये तो इस वजह से बरी हो रहा है, ये तो बेगुनाह है। कोई ये तसाब नहीं है। खासकर जिस शोबा जिंदगी से मेरा ताल्लुक है वहां तो आप हमारे किसी भाई का एहतसाब नहीं कर सकते, तो अदालतों में बैठे जज का कैसे कर सकते हैं? देखिए, पूछा नहीं जाता। आपको सामने वाकयात हैं कि खलीफा दोम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने माल गनीमत से सलवार कमीज बनवा ली। बनाई इसलिए कि उनके बेटे सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको अपना जो हिस्से के कपड़े थे वो दे दिए कि चलो एक के बन जाएं। वो भी काजी के सामने पेश हुए। आज यहाँ एक मालदार बड़े आदमी की सदर वजीर आजम या सियासतदान को तो छोड़ें, सही, एक मालदार आदमी जो है वो पुलिस के सामने पेश होने को तैयार नहीं और अदालत के सामने। यहाँ कई कई साल केस चलते हैं, आप देख लें, बड़े बड़े केसेस आए। यान अली का कितनी आप लोगों ने हाइप क्रिएट की, इतने करोड़ मिल गए, रंगे हाथों पकड़ी गई मनी लॉन्ड्रिंग में, आज वो कहाँ है? उस केस का क्या फैसला हुआ? एट दी एंड क्या होता है कि सेटलमेंट्स हो जाती हैं। इस मुल्क में सिर्फ सब कुछ है, कानून भी है, आइन भी है, वकला भी बड़े लायक हैं, लेकिन यहाँ इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ जिस तरह दो कौमी नजरिया था ना जनाब, यहाँ भी अमीर के लिए दो कानून है, अमीर के लिए और है, गरीब के लिए और है। अमीर चाहे तो घर बैठे बेल हो जाए। अभी आप सियासी केसेस को देख लें, आज दाखिल हो रहा है, सुबह लग जाता है, एक एक दिन में 3 दिन हियरिंग्स होती हैं। ये जो शहबाज शरीफ साहब की बेल थी इलेक्शन से पहले जो हाई कोर्ट में लगी, सुबह 9 बजे लगी, शहबाज शरीफ साहब नहीं आए, जज साहब ने 11 बजे का टाइम दे दिया, 11 बजे शहबाज शरीफ नहीं आए, 3 बजे का टाइम दे दिया, और सेम डे में उनको बेल भी मिल गई और अटेस्टेड कॉपी भी मिल गई। और हम वकील 15-15, 20-20 दिन ऑर्डर की कॉपी के लिए चक्कर लगाते हैं। कुछ अर्सा पहले आपने देखा कि एक हमारे भाई ने शीशे तोड़े, एक बैरिस्टर ने, किस लिए? कॉपी ब्रांच के, कि उसको 1 महीना कॉपी नहीं दी गई। बिल्कुल सही। तो भाई यहाँ 2 सिस्टम्स हैं, 2 कानून हैं, 2 कौमें। गरीब को तो यहाँ इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं समझा गया। ऐसे ही। अच्छा मकसद, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने वक्त के साथ साथ जो चीज़ें पेश आती रहती हैं, आपने अपने खलीफा वक्त की भी बात की कि उन्होंने किस तरह जो है वो अपने मतलब सारा कुछ बताया कि ये कहाँ से कपड़ा आ गया, किस तरह ये सारी जो है वो मैंने कैसे सलवाया। तो हमारे पार्लियामेंटेरियन भी ये बातें करते हैं। हमारे जो आपने देखा होगा कि आपके वकला बरादरी में से जो कोई बार का प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई जनरल सेक्रेटरी बन जाता है, वो भी ये मिसालें देते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद सिस्टम को ठीक करने के लिए कभी कोई किसी फोरम पर ऐसी बात नहीं की गई कि उस पर अमल दरामद हो सके, ना पार्लियामेंटेरियन की तरफ से बात की गई। यानी कि हमारे मुल्क में 4 जो जिस तरह हम कहते हैं, कानून है, मुकन्ना है, अदलिया है, पार्लियामेंट है, साफत है, ये सारी वो चीज़ें अपने अपने करदार अदा ठीक नहीं कर रही, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है। तो ये क्या करना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए? ये ताज़ा वाक़या हमारे सामने है। मुलज़म जो है वो जनाब दंदनाता गलियों में फिरता नजर आएगा और उसकी जब मुद्दइया की जानब से वहाँ एक बयान जो है दे दिया जाएगा या उसको अदालत में आके ये यकीनदानी करवा दी जाएगी कि ये मेरा मुलज़म नहीं है, तो वो अदालत भी उसको छोड़ देगी। तो फिर इस तरह क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? देखें यूनुस भाई, बात ये है कि मैं जिस चीज़ की कमी समझता हूँ ना, वो है इस कौम की तरबियत की। जनाब, हमारे पास बेतहाशा डिग्रियां हैं, हमारे पास PhD डॉक्टर्स हैं, बैरिस्टर्स हैं, वकला। आप आएँ ज़रा लाहौर में हाई कोर्ट में चक्कर लगाएं, आपको हज़ारों की तादाद में नज़र आएंगे। सियासी पार्टियों के लोगों को देख लें, बड़े बड़े जो है तजिया निगार आपके सामने रोज़ाना आके बैठते हैं। जनाब, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जिसकी हम में सबसे बड़ी कमी है वो है हमारी तरबियत। बिल्कुल। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब एक जमात तैयार की जिनको हम सहाबा कराम कहते हैं। बिल्कुल सही। वो ना कोई हार्वर्ड का पढ़ा था, ना किसी ने ऑक्सफोर्ड से PhD की थी, ना कोई प्रोफेसर था, ना कोई किसी हाई स्कूल, सरकारी स्कूल एचिसन का पढ़ा हुआ था। वो सादा लोग थे, लेकिन उनकी अल्लाह के पाक पैगंबर ने तरबियत की। बिल्कुल सही। उस तरबियत से वो दुनिया के बेहतरीन कारोबार बिजनेसमैन बने, दुनिया के बेहतरीन हुक्मरान बने, दुनिया के बेहतरीन सियासतदान बने,
दुनिया के बेहतरीन वो फौजी सरपराह बने, आधी दुनिया फतह की। बिल्कुल सही। दूसरे खलीफा इस्लाम सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला ने 22 लाख मुरब्बा मील तक फतुहात पहुंचाई। जनाब क्या था उनके पास? बिल्कुल सही। सिर्फ तरबियत थी। उनके सामने बाप बेटा रिश्तेदार छोटा बड़ा आइन की हुक्मरानी थी तब। बिल्कुल सही। वहां मैंने आपको पहले मिसाल दी कि हजरत उमर अगर अदालत में पेश हो सकते हैं तो यार इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी कितने बड़े लोग हैं। बिल्कुल सही। कैसे हमारे आप मौजूदा सिस्टम में देख लें, प्राइम मिनिस्टर वो है जिसके ऊपर कुछ 40 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। सही। 3 साल से वो जनाब बेल पे चल रहा है, बेल इंटरम बेल पे चल रहा है। अच्छा जी, वजीर आला बना, वो 20 अरब रुपए के करप्शन के केसेस में है। अदालतें बिल्कुल खामोश हैं, सिस्टम खामोश है। यहां कैसे, जब तक हम सब मिनहसल कौम अपनी अखलाक की तरबियत ठीक नहीं करेंगे, जितनी मर्जी डिग्रियां ले लें, जितने मर्जी कवानीन बना लें, इस मुल्क में सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। अच्छा मलिक साहब, एक वक्त में ये कहा गया कि जी जिस तरह आजकल सोशल मीडिया का बड़ा जोर है और सोशल मीडिया के वजूद में आने के बाद बहुत सी ख़राब चीज़ें भी ठीक हो गई हैं, जो चीज़ें लोगों के सामने नहीं आ पाती थी, वो भी सामने आना शुरू हो गई हैं। मसलन आप इस तरह ये फैसलाबाद वाला वाकई देख लें, सोशल मीडिया का हिस्सा बना तो फौरी पुलिस को भी कार्रवाई करना पड़ी। ये सुनने में आया था कि अदालतों में भी जो ट्रायल है उसकी लाइव कवरेज का एक वक्त में कहा गया कि जी जो भी यहाँ ट्रायल हुआ करेगा उसकी लाइव कवरेज के लिए जो है वो इंतजाम अमल में लाए जा रहे हैं। क्या कोई उस पर काम हुआ या कहाँ खराबी रह गई कि क्यों ऐसा सिलसिला शुरू नहीं हो सका, ताकि लोग अदालतों की कारकर्दगी से भी वाकफ हो सके कि अदालतों में क्या हो रहा है? ब्रदर, बात यह है कि 70-75 साल हो गए। 75 साल में मैं ये समझता हूँ कि अगर देखा जाए ना तो हमने बेसूद गुजारे, ना को कानून बना सके। 173 के आइन को रो रहे हैं हम, आज तक उसकी तशरीह हो रही है। 62-63 एक ही रोजाना तशरीह होती है। सही। बन गया है, कानून बन गया है। जिन्होंने बनाया था उन्होंने, क्या वो इंसान नहीं थे, रोबोट्स ने बनाया? कानून बन गया। आज तक रोजाना किसी के ऊपर कोई आर्टिकल या किसी दफा को लगाया जाता है तो फुल बेंच बनने लग जाते हैं और कई कई साल लग जाते हैं उसके फैसले होने में। देखें, हमें एक तो अपना कानून में अमेंडमेंट्स लानी होंगी, प्रोसीजर्स चेंज करने होंगे। आज भी वही सिस्टम है, वो जी नोटिस गया है जी, नहीं पहुंचा, दूसरा भेजें, तीसरा भेजें, अखबार इश्तिहार, नोटिस। यार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, 1 मिनट में व्हाट्सएप पहुंच जाता है, 1 मिनट में टीसीएस दूसरे दिन मैक्सिमम पहुंच जाता है। नहीं, आपके ख्याल में अदालतों में ये जो लाइव कवरेज की बात की है हमने, इससे कोई बेहतरी लाई जा सकती है? जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल जो है वो नोटिस जो है वो लाइव वसूल करवाया जा सकता है, उसको बकायदा जिस तरह आज मीडिया का दौर है वो फौरी उसकी जो है वो कार्रवाई यकीनी बनाई जा सकती है। तो ये कोई कहीं अब बहाम रह गया है, ये किस वक्त बात की गई और इस पर क्यों अमल दरामद नहीं हुआ? ये सर बात ये है कि ये चीफ जस्टिस से सुप्रीम हाई कोर्ट लाहौर के मंसूर अली शाह साहब जनाब, उनके दौर में इसके ऊपर काम हुआ, काफी काम हुआ, लेकिन यहाँ वो काम जो निजाम को दुरुस्त करने के लिए किए जाते हैं सर, उनको सबसे ज्यादा उनके रास्ते में रुकावट पैदा की जाती है। मैं आपको बताऊं कि आप बैंक जाते हैं, आपका अकाउंट थंब इम्प्रेशन पे है, नादरा में जा रहे हैं, शनाख्ती कार्ड थंब इम्प्रेशन पे है, एटीएम थंब इम्प्रेशन पे है आपका, लेकिन वोट आप ईवीएम थंब इम्प्रेशन पे नहीं दे सकते। क्यों? सही। इस मुल्क के जो ये फसादात हैं, जो मसाइल हैं, ये जो रोजाना कभी एक जगह चैलेंज, कभी दूसरी जगह चैलेंज, और अदालती टाइम का ज़या है, जिसमें ये हमारे सियासी केसेस में जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, उससे हजारों नहीं लाखों लोग जो है मुतासर होते हैं, जिनके केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, इन केसेस की वजह से पूरा पूरा दिन बेंच केस सुनता है और उनके केसेस लेफ्ट ओवर जाते हैं, उनके केसेस नहीं सुने जाते। बात यह है कि इनको चाहिए कि कानून साजी करें, स्पीडी ट्रायल्स के लिए टाइम पीरियड रखते हैं। मैं कहता हूं कि किसी केस के लिए 2 माह कर दें, माह कर दें, 3 माह कर दें, 4 माह कर दें। ये ना हो कि 10-10 साल केस चले कि जो गवाह हैं वो भी मर जाएं, या मुद्दई इतना तंग आ जाए किराए भर भर के कि वो केस से ही बैक कर जाए।
تو मुल्जिम को क्या सजा मिलनी है? कुछ भी नहीं। दूसरा, इस मुल्क में एक चीज के ऊपर मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि एग्जीक्यूशन, जिन लोगों को सजाए मौत हो चुकी है उसकी एग्जीक्यूशन पे फौरी अमल दरामद कराया जाए। मेरे जिले जिसमें से मेरा ताल्लुक है मियां वाली, पिछले साल 2021 में कमो बेश 100 मर्डर हुए जनाब। कल की डेट तक 64 मर्डर हो चुके हैं। परसों एक दिन में हमारा एक इलाका है मोच, उसमें एक दिन में 3 मर्डर हुए। सही। क्यों हो रहे हैं? कि उसको पता है कि सजाए मौत नहीं है। 25 साल होगी तो वो बेचारा भाग भाग के बड़ा वकील कर लूंगा, अव्वल तो मैं बरी हो जाऊंगा, नहीं होगा तो जो गवाह हैं उनको धमका के जो है वो बेचारे रह जाते हैं। नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे मलिक परवेज साहब से, ये हमें सिस्टम के बारे में बता रहे थे कि सिस्टम की खराबी की वजह से बहुत सारे मामला जो है वो खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा यहाँ से ही शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे फैसलाबाद इशू पर। फैसलाबाद का इशू इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मुल्ज़म के बारे में मालूम हुआ है कि इंतहाई अहम शख्सियात के साथ उसकी तस्वीर भी हैं, इंतहाई अहम शख्सियात के साथ उसका उठना बैठना है। जिस कैटेगरी का वो मुल्ज़म है, किसी को यकीन नहीं है कि उसे सज़ा मिल सके। और साथ भी आपको ये भी बताया हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कि मुल्ज़म की माफ़ी के लिए जिस तरफ से जो मुकदमा दर्ज किया गया है वही मुद्दई अब उसे छोड़ने के लिए रजामंद आमादा हो गई है, वो रजामंद हो गई है। वो उसे माफ़ करने के लिए उसने एक वीडियो मैसेज भी जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि वो खुद गलत थी, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि वो मुल्ज़म के खिलाफ कार्रवाई करवाए। खैर, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। जो भी होगा अदालत में हो रहा है, जब मुल्ज़म 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। अब हम बात करते हैं, एक तो हम बात करेंगे शहबाज गिल के केस के हवाले से। उस हवाले से आज फवाद चौधरी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद क्या जो मेडिकल पेश किया गया था वो रिपोर्ट्स रिजेक्ट कर दी गई हैं। उन्होंने मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा किया है। दूसरा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया है। एक शहरी बारात से बीवी और बच्चों के साथ वापस आ रहा था, बीवी और उसके 4 बच्चे उसके साथ थे। उसकी गाड़ी जो है वो एक नदी नाले में बहने से सारे ना सिर्फ मौत के मुंह में चले गए हैं बल्कि उनकी लाशें तक नहीं मिल रही, उनकी लाशों की तलाश जारी है। पाकिस्तान को वजूद में आए 75 साल हो गए हैं, लेकिन हम सैलाब की तबाहकारियों का हमेशा से शिकार रहे हैं। हमारे जब भी कोई भी इक़्तिदार में बैठा, वज़ीर आला हो, वज़ीर आज़म हो, उसने हमेशा मरने वालों के लवाहकीन के लिए नकद इनाम का ऐलान करने के बाद कभी कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए कि हम आने वाले सालों में इन तबाहकारियों से महफूज रह सकें। हम मलिक परवेज साहब से भी इस बारे में पूछते हैं कि इन तबाहकारियों से कैसे बचा जा सकता है। इसके बाद हम मलिक साहब से शहबाज गिल के हवाले से भी पूछेंगे कि ये मुकदमा है क्या, जिस तरफ पंजाब और वफाक आमने सामने खड़ा है, इस पर भी बात होगी। जी मलिक साहब, ये बताइए कि एक शहरी बारात से वापस आ रहा है, बच्चे साथ हैं, बीवी साथ है, गाड़ी उसकी नदी नाले में बह जाए, इससे बड़ा इस मुल्क में और क्या नुकसान हो सकता है कि हमारी जिंदगियां महफूज नहीं हैं। पानी जो है वो अचानक जब भी कोई इस तरह का सैलाबी रेला आता है, हमें आपने देखा होगा ना सिर्फ हमारी फसलें बहा के ले जाता है, हमारी आबादियां भी उसमें बह जाती हैं। तो ये कब ठीक होगा? ये जो कुछ हुआ है ये देखें कितना जुल्म है। आप क्या कहते हैं इस पर? सर, बात ये है कि हम रोना रोते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, लेकिन यही बारिशी पानी हर साल हमारे सैकड़ों गांव और करोड़ों लाखों जानवर, उसके अलावा लाखों एकड़ पर खड़ी जो फसलें हैं वो तबाह कर जाता है। वजह क्या है? डैम्स की कमी। हमारे पास डैम्स नहीं है। हम पानी को रोकने के लिए कहीं भी कोई डैम बनाने के लिए तैयार नहीं। ये पिछली हुकूमत ने कोई तैयार किया। अभी रिसेंटली मैं बाबूसर टाप गया तो मुझे रास्ते में दरिया कन्हार के ऊपर जो एक मेन डैम और कुछ छोटे डैम्स बनते नजर आए जिनके ऊपर बड़ी स्पीड से काम जारी है। देखिए, इन पानियों को हमने महफूज करना है। एक प्रोजेक्ट था कालाबाग डैम, वहां डैम बना दें। एक कुदरती डैम है, मेरा मियां वाली से ताल्लुक है, वो एक कुदरती डैम है, उसको बना दें, पानी रोक लें। ये जो पानी आधे पंजाब को तबाह कर गया है, इसी पानी को आप आगे वहां पानी रोक के दरिया सिंध में डाल सकते थे। वो पानी बड़े आराम से दरिया के जरिए सिंध तक
وہ سمندر تک پہنچ جاتا، جناب۔ نہ یہ ہزاروں جانیں جاتی، نہ یہ لاکھوں مویشی مرتے جناب۔ غریب لوگوں کے، اور نہ ہی لاکھوں ایکڑ کے اوپر کھڑی اراضی تباہ ہوتی۔ جناب۔ ہم کیا جی ہیلی کاپٹروں کے اوپر جا کے معائنہ کرتے ہیں، ہر سال پھینکتے ہیں ان کو توڑوں میں جو ہے جناب۔ اشیاء خوردنوش، اور بس، اور چپ ہو جاتی ہے۔ جناب۔ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ ڈیم بنائے جائیں۔ دوسرا، اہمیت نہیں ہے یہاں پہ جناب۔ عام آدمی کی، غریب آدمی کی۔ میں نے پہلے بھی کوڈ کیا، ایک میں واقعہ کوڈ کر دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے جناب۔ کتا بھی پیاسا مر گیا تو روز محشر عمر ابن خطاب سے پوچھا جائے گا کہ وہ کتا پیاسا کیوں مرا تھا۔ کیا ہمارے ان حکمرانوں سے نہیں پوچھا جائے گا جناب۔ کہ آدھا پنجاب اور آدھا بلوچستان بہ گیا، ایک ایک بندے کے 10 فیملی ممبر کی موت ہو گئی اس سیلاب میں، جناب۔ کسی کا جانور باقی تک نہیں رہا، جیسے آپ نے کراچی کا واقعہ کوڈ کیا۔ جناب۔ مجھے بتائیں کہ یہی موجودہ جو پارٹی ہے، حکومتی پارٹی پیپل پارٹی سندھ میں، یہ کب سے حکومت میں ہے؟ بالکل صحیح۔ پچھلے 40-42 سال کے تو ہم ہو گئے ہیں انہی کو اقتدار میں ایسے- دیکھ رہے ایسے- ہیں۔ ایسے۔ مجھے بتائیں آج تک انہوں نے کیا کیا کراچی کے لیے؟ ہر سال کراچی ڈوب جاتا ہے یار۔ یہ یہاں لاہور میں پانی کی سٹوریج کے لیے عثمان بزدار، میں کہتا ہوں نلائق ہے جی، یہ ہے جی، وہ ہے، بڑے اس کے اوپر باتیں کی گئی۔ جناب۔ پانی کی سٹوریج کے لیے اس نے نظام بنایا، آج لاہور میں پانی نہیں رکتا، وہ پانی کو سٹور کر رہے ہیں، باقاعدہ نیچے سٹوریج بنا دی گئی۔ بالکل صحیح۔ لاہور بھی تو پاکستان کا حصہ ہے۔ جناب۔ کراچی کوئی کہیں سکردو میں تو واقعہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ کراچی میں پانی ہر سال یہی ہوتا ہے۔ اچھا گرمی آئے تو لوگ لو سے مار جاتے ہیں، اچھا بارشیں ہوں تو لوگ پانی سے، جناب۔ اور جو رہی کسر ہے وہ ہماری جو وہاں کمپنی الیکٹرک۔ ملک صاحب، کراچی دنیا کا 10واں بڑا شہر ہے، ہمارا روشنی والا شہر ہے۔ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ کراچی جیسے شہر میں پانی کی سٹوریج کا کوئی انتظام نہیں ہے، آپ جی ابھی ہمیں آر پی صاحب نے جوائن کیا ہے، ہم فیصل آباد واقعے پر ان سے بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی بہت کم ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز تو بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ فیصل آباد میں آپ کا آپریشن بڑا کامیاب رہا ہے، آپ نے ملزم کو بر وقت گرفتار کر کے پنجاب پولیس کی لاج رکھ لی ہے، آپ جہاں بھی گئے ہیں آپ کامیابیوں سے ہمیشہ ہمکنار ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو اس واقعہ پر بھی بر وقت ملزم کی گرفتاری پر اپریشیٹ کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ ذرا ہمیں اس پر بتائیے کہ اب تک کی پیش رفت جو مقدمے کی ہے وہ کیا ہے، تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ ایک آج ویڈیو چل رہی ہے مدعیہ کی جانب سے کہ وہ کاروائی نہیں کروانا چاہتی، اس نے معاف کر دیا ہے، اس کے کیا حقائق ہیں؟ سر اس کا ویڈیو تو میں نے نہیں دیکھی، وہ تو کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن انہوں نے مدعیہ نے ایک ایف آئی آر کرائی، اس ایف آئی آر پہ پولیس نے کاروائی کی، اور ان میں سے ایک ملزمہ جو نامزد تھی ان کے علاوہ سب کو گرفتار کر لیا، ان کے موبائل فون، لیپ ٹاپ وغیرہ سائبر کرائم والوں نے لے لیے۔ تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس سے کوئی بہت فرق پڑے گا، کیونکہ ایویڈنس جو ہے وہ کلیکٹ ہو چکا ہے، ایویڈنس ان کا ڈیجیٹل موجود ہے، وہ اس کی جو فورینزک کاروائی اور نیسیسری ایکشن ہے وہ ہو جائے گا۔ سائبر کرائم والوں نے اس کی اوریجن کو بھی دیکھ لیں گے، وہ ان کے پاس وہ سارا ایویڈنس ہے۔ تو میرا خیال ہے اللہ مہربانی کرے گا تو قرار واقعی سزا پائیں گے وہ جو لوگ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ڈی آئی جی لیگل بھی رہ چکے ہیں، آپ کا قانونی معاملات میں بھی بڑا آپ قریب سے سمجھتے ہیں، اس طرح کے معاملے میں جب مدعیہ سٹینڈ نہ کرے یا کوئی صلح کے لیے بیان دے دے تو کیا ملزم کو سزا دلوائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل دلوائی جا سکتی ہے۔ جو ریزائل کرنا ہے کسی کا اپنے بیان سے وہ اس کی مرضی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو جج ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرے خیال میں موسٹلی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور اس میں تو ایویڈنس ہی ساری ڈیجیٹل ہے۔ تو مجھے لگتا ہے جج صاحب وہ جب اپنا یہ کیس پریزنٹ ہوگا تو وہ اپنی جو بھی رائے دیں گے وہ رائے مقدم ہوگی۔ ابھی کوئی فیصلہ کرنا، کوئی رائے قائم کرنا میرے خیال ٹو ارلی۔ ڈاکٹر صاحب، واقعاتی اشاعتیں تو ملزم کے خلاف ہیں، چیزیں آپ جس طرح بتا رہے ہیں ڈیجیٹل ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے مطابق ملزم کو کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ سر وہ تو میں نہیں بتا سکتا، معاف کیجیے گا، وہ تو جج صاحب کی پریراگیٹو ہے، پر ان کو کافی دفعے لگی ہوئی ہیں، اگر ہر دفعہ کی الگ سزا ہو تو بہت سزا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آخری سوال ہے کہ دانش شیخ کے ساتھ جو دیگر ملزمان ہیں
وہ کتنے لوگ ہیں جن کا یہ قصور ثابت ہوا ہے، اور دانش شیخ کا اس مقدمے کے بارے میں اب تک کیا کہنا ہے؟ وہ تفتیش کے جو اب تک پولیس کی تفتیش ہوئی ہے اس میں کیا چیزیں ثابت ہوئی ہیں؟ وہ میں نے آپ کو بتایا، وہ سارا چیزیں ثابت ہم نے تو کرنی نہیں ہے، وہ تو ثابت ہوئی ہوائی ہمارے پاس آئی ہے نا. جناب ایک ویڈیو بنی ہوئی تھی، ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی، ویڈیو کا فورینزک ہوگا اور وہ چیز جو ہے وہ پھر ایف آئی اے اس کو ثابت کر دے گا، ہمیں امید ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے نامزد کیے تھے، جو ہمیں بیان دیے ہیں، ان میں سے زیادہ ملزم پکڑے گئے ہیں. پھر ان کا جو اپنے لیپ ٹاپ وغیرہ ہیں ان کی وائرل کرنے کی ایک الگ ایف آئی آر ہونی ہے، وہ بھی ڈیجیٹل ہے، اس میں بھی کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے، ایف آئی اے والے کر لیں گے. میرا خیال ہے کہ بڑا پریٹی اسٹرانگ کیس ہے، اور جو ان کے نامزد ملزمان ہیں ان میں سے زیادہ ایک کے علاوہ پکڑے گئے ہیں. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، وہ جیسے جیسے آگے انفولڈ ہوگی چیزیں، ابھی بہت ساری چیزیں شاید اور بھی آئیں گی. جب ایف آئی اے کی فورینزک کی رپورٹ آئے گی تو اس میں ہم ویٹ کریں گے اس کا کہ وہ کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ معاشرے میں اس طرح کے واقعات سے بچاؤ کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں تو اپنے بینگ اے والد، بینگ اے فادر، فیملی جو ہے اس کو، یونٹ کو میرا خیال ہے بڑا رسپانسبلی بیہیو کرنا چاہیے. ماں باپ کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو تھیوریٹیکل بات ہے، لیکن ماں باپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ دیکھیں کہ وہ کہیں بے روی کا شکار تو نہیں ہے، کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا. ظاہر ہے فیملی تو سب کی ہے، اور فیملی یونٹ جو ہے اس کا اسٹرانگ ہونا ایک ان واقعات کی کمی میں بڑا اسٹرانگ جو ہے نا وہ کمپوننٹ ہوگا. آر پی ایس صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ تھے. ڈاکٹر معین مسعود صاحب، آپ کا اس ملزم کے بارے میں اور تفتیش کے بارے میں بتانے کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں حقائق سے آگاہ کیا. جی بات کر رہے تھے ملک صاحب ہم اسی سلسلے میں کہ جو سیلاب کے اوپر صورتحال سیلاب کے بارے میں ہے. ہم اپنے ناظرین سے ہم نے کہا تھا کہ جی ہم یہ بھی بتائیں گے کہ شہباز لیگل اپنا شہباز گل کے واقعہ میں جو اب تک کی پیش رفت ہے، شہباز گل 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں. ملک صاحب آپ کو بتائیں کہ شہباز گل کی گرفتاری پر جو حالات پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، صوبہ اور وفاق بالکل آمنے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. پوری کوشش کی گئی پنجاب حکومت کی جانب سے کہ ملزم کو ان کے حوالے نہ کیا جائے. وفاق میں جو ان کے اختیارات ہیں، جناب ایف سی کے ملازم، رینجر، سارا کچھ بندوبست کر لیا گیا، اور انہوں نے کہا ہم ملزم کو چھین کے لے جائیں گے. بلکہ جج صاحب نے یہاں تک رپورٹ مانگ لی ہے کہ عدالت نے ملزم کو اتنے گھنٹے لیٹ کیوں حوالے کیا ہے، وہ یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا بھی جواب دیا جائے. دوسری جانب آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب حکومت نے اس واقعہ میں جو کوتاہیاں سمجھتے ہیں کہ ڈی آئی جی اپنا ڈی آئی جی جیل خانہ جات اور سپرڈنٹ جیل کو انہوں نے وہاں سے فارغ بھی کر دیا ہے. آپ اس پر کیا کہتے ہیں کہ اب یہ کدھر جائے گا واقعہ؟ سر بات یہ ہے کہ اس کیس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جتنا اس کے اوپر ہائپ کریٹ کی گئی. بیسیکلی ہمارے حکمرانوں کا جو موجودہ حکومتی پارٹی ہے، جس میں پی ڈی ایم میں جتنی ساری پارٹیز ہیں جناب، ان کا ایک المیہ ہے کہ انہوں نے آج تک وہ کبھی بھی عوام کے سہارے اقتدار میں نہیں آئے. وہ ہمیشہ ہی آپ دیکھ لیں عدم اعتماد سے پہلے ہمارے سابقہ جو وزیر اعظم ہیں عباسی صاحب، وہ کیا سٹیٹمنٹ دیتے رہے کہ بھائی کسی بھی ملک میں عدم اعتماد اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو. اچھا جی، ایسے کئی لوگوں کے، رانا سنوالہ صاحب کا بیان ہے، مریم نواز کا بیان موجود ہے. مجھے یہ بتائیں یہ اصل بات کیا ہے؟ یہ چور دروازوں سے حکومت میں آتے ہیں. پہلی دفعہ کسی بندے نے کوشش کی عمران خان صاحب نے کہ چلو جی عوام کے پاس جایا جائے. یہ بہت بہتر تھا نون لیگ کے لیے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے چھپنے کی بجائے یہ عوام کے پاس جاتے، عوام کو موٹیویٹ کرتے جیسے عمران خان نے کیا، اور الیکشن لڑ کے آتے. اب ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. جناب بیانیہ نہیں ہے تو وہ اسی طرح کے مختلف معاملات کھڑے کریں گے. مجھے بتائیں اس ملک میں ہوں، آپ ہیں، کون سا بندہ ہے جو پاکستان کا کردار ہو سکتا ہے؟ بالکل تو اس ملک میں رہنے والے لوگ ہیں یار.
ہم کیسے اس ملک کے غدار ہو سکتے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے جانیں دی ہیں، اس ملک کے لیے 16 لاکھ لوگوں کی لاشیں گری ہیں، تو تب یہ ملک بنا ہے۔ ہماری یہ تاریخ ہے۔ اس کیس میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، اس کیس میں ملک صاحب ہمارے پاس پروگرام کا وقت ختم ہونے کے بالکل قریب ہے، آخری چند سیکنڈ میں مجھے کوئی 10-15 سیکنڈ کے اندر آپ اپنی بات مکمل کیجئے، پھر ہم ناظرین سے اجازت دیتے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا کیس تھا اصغر خان ورسز مرزا اسلم بیگ۔ جناب یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، جناب جس میں یہ پی ایل ڈی 2013 پیج نمبر 1 پہ، سر جس میں واضح طور پہ سپریم کورٹ نے کہا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور بیوروکریسی کو بھی، سول بیوروکریسی کو بھی، جناب کہ آپ کا کوئی آفیسر اپنے سینئر کا غیر آئینی غیر قانونی آرڈر ماننے کا پابند نہیں ہے۔ جناب یہی بات کی ہے شہباز گل نے، یہ تو لا آف لینڈ ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ تو سپریم یہی کیس لے جائیں اور اسی انکویسٹمنٹ میں چلے جائیں، اسی ایف آئی آر کی اسی ججمنٹ کی بنیاد پہ، میں کہتا ہوں ایک ہفتے میں یہ کیس خارج ہو جائے گا، یہ ایف آئی آر فارغ ہو جائے گا۔ یعنی کہ ملک صاحب آپ کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے، اگر یہ کویشمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو یہ مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ بالکل خارج ہو جائے گا، سپریم کورٹ کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے۔ ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان یونس بٹ اور اسٹوڈیو میں موجود سینئر قانوندان تجزیہ کار ملک پرویز صاحب کو اجازت دیجیے۔ آئندہ پروگرام تک ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔